हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए प्रीवियस संगीत का सेकंड थ्योरी पेपर लेंगे। सेकंड थ्योरी पेपर का सेकंड यूनिट, उसका सेकंड टॉपिक है विभिन्न वाद्य पखावज, वीणा, सितार, सरोद, तबला, बांसुरी आदि की उत्पत्ति और विकास के बारे में हम स्टडी करेंगे। इन वाद्य यंत्रों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम देखेंगे। हमारे देश में संगीत में वाद्य प्रयोग प्राचीन काल से चला आ रहा है। अजंता, एलोरा व एलिफेंटा की चित्रकारी, मोहनजोदड़ो के भग्नावशेषों, धार्मिक स्थलों में वाद्यों की आकृति व आदि ग्रंथ सामवेद में वाद्य चर्चा इसका प्रमाण है। आधुनिक काल में भारतीय संगीत वाद्यों का ज्ञान इसका प्रमाण है। आधुनिक काल में भारतीय संगीत वाद्यों के ज्ञान के लिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो के उत्खननी, वेदों तथा वाल्मीकि रामायण, महाभारत, बौद्ध, जैन ग्रंथों, पुराणों और प्राचीन प्राप्त शिष्यों या अन्य उपलब्ध ग्रंथों के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। हड़प्पा में उपलब्ध एक चित्र में पुरुष को व्याग के समक्ष ढोल बजाते अंकित किया है। स्पष्ट होता है जिससे कि सिंधु सभ्यता, जो कि ईसा पूर्व 5000 से 3000 तक मानी जाती है, इसमें ताल वाद्यों का श्रेष्ठ प्रचार था। हिंदू धर्म में वाद्यों का देवी देवताओं से घनिष्ठ संबंध रहा होगा। ऐसा आकलन है कि सभ्यता से पूर्व भाषा का विकास नहीं हुआ, कंठ संगीत का जन्म नहीं था, वाद्य का हुआ होगा। नर नारी अपनी हृदय प्रसन्नता को प्रकट करने हेतु अंग संचालन करते हुए नाचे होंगे तथा दो वस्तुओं की परस्पर टकराने की ध्वनि ने वाद्यों का काम किया। आज उपलब्ध वाद्यों में वर्गीकरण के बारे में कई मत हैं, पर अधिकांश 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के शास्त्रकार शारंगदेव के ग्रंथ संगीत रत्नाकर में वर्णित वाद्यों के 4 भागों के वर्गीकरण से सहमत हैं। ये 4 भाग हैं: तत्वाद्य, सुषिर वाद्य, घन वाद्य और अवनद वाद्य। तत्वाद्य क्या है? तत्वाद्य की श्रेणी में वो वाद्य आते हैं जिनमें स्वर उत्पत्ति तार व ताल के आंदोलन द्वारा होती है। जैसे सितार, सारंगी, वायलिन, सरोद आदि। दूसरी श्रेणी में आते हैं सुषिर वाद्य। इस श्रेणी के वाद्यों में स्वरोत्पत्ति फूंक व वायु द्वारा होती है, जैसे हारमोनियम, बांसुरी, शहनाई आदि। नेक्स्ट है घन वाद्य। इन वाद्यों में स्वर लकड़ी या अन्य वस्तु के आघात से निकलता है, जैसे कि जल तरंग, नल तरंग, काष्ठ तरंग आदि। वाद्यों का अगला प्रकार है अवनद वाद्य। इस श्रेणी के वाद्य उपयुक्त तीनों स्वर वाद्यों में प्रधान है, पर ये ताल वाद्य होते पर ये वाद्य लय प्रधान होते हैं। उपयुक्त तीनों वाद्य स्वर प्रधान थे, पर यह अवनद वाद्य
में प्रदान होते हैं। इस प्रकार के वाद्यों के मुंह पर चमड़ा मंडा होता है। वे स्वरोत्पत्ति हाथ या लकड़ी की मार से होती है। इसमें तबला, पखावज, ढोलक, नगाड़ा आदि वाद्य आते हैं। पहले हम लेंगे पखावज को। मृदंग उत्पत्ति के बारे में पुराणों में वर्णित हुआ है कि देवादिदेव महादेव ने महाबली त्रिपुरासुर का घोर संग्राम में विनाश कर इंद्र व अन्य देवताओं के सम्मुख आनंद से नृत्य किया। ब्रह्म ने सर्वप्रथम असुर के चमड़े का आच्छादन व अस्थियों का गुलडस वाद्य में बजाया। व ब्रह्म के आदेशानुसार गणेश ने नवनिर्मित मृदंग वाद्य पर सर्वप्रथम ताल बताई। पुरातन काल में भरत मुनि के ग्रंथों में वर्णित वाद्यों की श्रेणी में प्रथम वाद्य कहा जाता है। पुष्कर वाद्य देवताओं का प्रिय था। प्राचीन काल के मूर्ति व चित्र प्रमाण करते हैं कि इसके ताल के साथ नृत्य होता था। पुष्कर वाद्य कई प्रकार के होते हैं, जैसे हरिकृति, जावकृति, गोपुच्छाकृति आदि। हिरण के आकार जैसे पुष्कर को हरिकृति कहते थे। जवा की आकृति के समान पुष्कर को गाय की पूंछ के निचले गुच्छे से जिसका आकार समता रखता था उसे गोपुच्छाकृति कहते थे। आंध्र प्रदेश के नटराज का भव्य प्रतिमा आंध्र प्रदेश के नटराज की भव्य प्रतिमा पुष्कर वादक रूप में है, जिसमें पुष्कर के वाम व दक्षिण प्राप्तामों व मध्य उधर मुख हैं। संभवतः पुष्कर में 3 मुखों की कल्पना में शंकर के त्रिनेत्र या त्रिशूल का महत्व रहा होगा, पर सामान्य वादक के लिए उधर मुख के लिए उसका वादन पार्श्व मुख के साथ करना नहीं हो पाया। पुष्कर वाद्य क्रम से कम होता या मृदंग कम होता गया व मृदंग का बढ़ने लगा। श्री लालमणि मिश्र ने अपने ग्रंथ में भारतीय संगीत वाद्य में लिखा है कि भारत के पुष्कर क्रम में पुष्कर वाद्य में 3 भाग थे। इनमें एक भाव अंकित था, जिसका वादन दोनों मुखों से होता था। यह भाव पृथ्वी पर लेटा रहता। मृदंग का यह भाव महत्वपूर्ण था। इसके अलावा 2 मुख रखे जाते थे, जिनमें एक और चर्म आच्छादित रहता था। प्राचीन कालीन ग्रंथकारों ने मृदंग, खोल आदि सभी चर्म वाद्यों को मृदंग कहा है। सभ्यता के विकास के साथ मृदंग के निर्माण कौशल में वृद्धि हुई। कृष्ण के समकालीन मृदंगों का निर्माण काष्ठ से हुआ। मृदंग हेतु खदीर, खतचंदन, मल्हार, बनस आदि विभिन्न काष्ठों का प्रयोग संगीत रत्नाकर में है। रक्तचंदन काष्ठ निर्मित सर्वश्रेष्ठ मानते थे। दक्षिण भारत में मृदंग का विशेष प्रचार रहा। कुछ समय बाद उत्तर भारत में संगीतज्ञों ने मृदंग से मिलता हुआ एक प्रकार बनाकर उसका नाम पखावज रख दिया, जिस पर खुले हुए जोरदार बोलों की कठिन तालों का प्रयोग होता था, जैसे चौताल, धमार ताल, विष्णु ताल, लक्ष्मी ताल, रुद्र ताल आदि। अनुमान है कि पखावज का जन्म 500 वर्ष पूर्व हो चुका था। उपनिषद तथा पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है। इस समय मृदंग केवल मिट्टी का ही बनाया जाता था, इसीलिए उसमें गट्टे नहीं लगाए जाते थे। चढ़ाने व उतारने के लिए काष्ठ दिया जाता था।
भारत के यवनों के आगमन के बाद मृदंग केवल मिट्टी का ही बनाया जाता था, इसीलिए उसका शरीर केवल लकड़ी का ही बनाया जाने लगा और उसको चढ़ाने और उतारने के लिए गट्ठों का प्रयोग किया जाने लगा। प्राचीन काल में स्वर स्थापना कार्य को मार्जना कहते थे। विभिन्न जातियों के कथन ग्राम के लिए 3 प्रथम भाग बनाए, जो कि इस प्रकार थे। पहला नाममुख का गंधार, दूसरा दक्षिण मुख षडज तथा उधर वक्र को पंचम में मिलाने की क्रिया को मार्जन कहते थे, जो मध्यम ग्राम हेतु अभिष्ट थी। ग्राम मुख का षडज तथा दक्षिण मुख को ऋषभ और ऊर्ध्व वक्र को पंचम में मिलाने की क्रिया को भी ऊर्ध्व माधुरी मार्जना कहते थे, जो मध्यम ग्राम हेतु अभिष्ट था। तेरहवीं शताब्दी तक भारत में यमन शासकों का पूर्ण राज्य हो चुका था। यमन राजकाल में मृदंग की संगति ध्रुपद धमार जैसे गंभीर व जोरदार गायकी के लिए उपयुक्त थी। मृदंग अधिकतर मंद्र या मध्य सप्तक पंचम में मिलाया जाता है। मृदंग को चढ़ाने के लिए उसके गट्ठों को हथौड़ी से आघात करके बीच की ओर किया जाता है। उतारने के लिए गट्ठों को हथौड़ी के आधार से बाएं मुख की ओर किया जाता है। मृदंग के बाईं ओर स्याही नहीं होती। इसके स्थान पर गेहूं या जौ का आटा पानी में गूंथकर चिपका दिया जाता है। अब हम देखेंगे मृदंग की बैठक। मृदंग को ढोलक के समान लेटाकर बजाया जाता है, जिससे दाएं और बाएं का मुंह एक दूसरे से उल्टी दिशाओं में रहते हैं। ये गंभीर तथा वजनी वाद्य होता है, अतः ये पुरुषों के ही बजाने योग्य है। अब हम देखेंगे मृदंग वादक के प्रकार तथा उसके गुण। प्राचीन काल में मृदंग वादक 4 प्रकार के माने जाते थे। पहला वादी, दूसरा मुकरी, तीसरा प्रतिमुखी तथा चौथा गीता युग। वादिक का काम मुख्य तथा अपने पक्ष का मंडन करना होता था। मुकरी रंगमंच पर अन्य मुकरी वादक रंगमंच पर अन्य मृदंग के गायक होते थे। प्रतिमुखी मुकरी का सहायक होता था तथा गीता युग का कार्य गीत का अनुकरण करना होता था। पखावज वे मृदंग वादन के लिए गुणानुसार हाथ छोटे और अनुकूल आचरण करने वाले होने चाहिए। नख दृढ़ हों, उपयुक्त आघात करने वाले तथा न थकने वाले हाथ हों। वादक को हस्त तथा वादन दंड के प्रहार का ज्ञान, गीत वादन में चतुर, ताल व लय का ज्ञाता, सम इत्यादि स्थानों में निपुण, गीत व नृत्य के प्रमाण का मर्मज्ञ होना आवश्यक है। 13वीं शताब्दी का भारत में यमन काल में 13वीं शताब्दी के भारत में यमन काल में कई संगीत प्रेमी बादशाह हुए। उसी काल में ख्याल गायकी की शैली का जन्म हुआ। मृदंग की संगति ध्रुपद व धमार की गायकी के लिए उपयुक्त थी। धीरे धीरे ख्याल गायकी का प्रचार बढ़ने पर ध्रुपद धमार की गायकी का चलन कम होने लगा और उसी के साथ
मृदंग का भी प्रचार कम हो गया। वर्तमान में मृदंग के स्थान पर तबले को लोकप्रियता मिली और गायन वादन आदि संगति में ताल हेतु तबले से ही काम निकाल लिया जाता है या तबला ही प्रयोग में लिया जाता है। स्टूडेंट्स PDF के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक करके PDF प्राप्त कर सकते हैं।